हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र, जिसका नाम है रेत की मछली और जो कांता भारती द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। शोभन बहुत गंभीर हो आए और देर तक कुछ सोचते रहे थे। शंकर भाई और शशिकांत जी एक सीमा तक आश्वस्त हो गए थे कि शायद बात शोभन पर असर कर गई है, लेकिन शोभन ने एक लंबी सांस लेकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोले, शशिकांत जी, आपकी बात का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन आप कुंतल को नहीं जानते। कल को वह हंगामा खड़ा करेगी तो आपका भी बस नहीं चलेगा। अगर उसने यह शोर मचाया कि बेबी को हमने ज़बरदस्ती छीन लिया है तो हम सब के लिए संकट हो जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए शशिकांत जी, मैं मजबूर हूँ। शशिकांत जी का चेहरा खिंच गया था। शंकर भाई उत्तेजित हो उठे थे। शोभन की ओर झुककर उन्होंने तीखे स्वर में कहा, शोभन जी, आपका हठ निर्मम ही नहीं, अमानवीय भी है। कुंतल जी इतनी ज़्यादा बीमार हैं, खुद चलकर न जाने कैसे बम्बई आ पहुंची। पता नहीं कितने दिन जिएंगी और आप हैं कि अपनी बच्ची को सहारा देना नहीं चाहते। आप उसे अनाथ गंदी गलियों में भटकने को छोड़ देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप साहित्यकार हैं, साहित्यकार समाज के ही एक सदस्य हैं। आपका दायित्व हम सब साहित्यकार मिलकर निभाएंगे। शोभन स्तब्ध होकर बैठ गए। कमरे में मनहूसियत की घुटन भर गई। ऐसा लगने लगा कि शोभन की सांस घुट रही है। मीनल चुपचाप उठकर अंदर चली गई और शोभन पत्थर की मूर्ति की तरह जमकर बैठे रहे। श्रीकांत जी ने स्थिति को पहचाना, हाथ बढ़ाकर शोभन के कंधे पर रख दिया और सांत्वना देते हुए से बोले, शोभन, तुम क्या जिम्मेदारी से भागोगे? सोचो शोभन। कमरे में फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद शोभन ने जैसे अपने साहस को समेटा और कहा, ठीक है श्रीकांत जी, आप मेरे बड़े हैं और मुझे यह आदेश दे सकते हैं। मैं इनकार भी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मेरी भी माननी होगी। बच्ची मैं अदालत के ज़रिए ही लूँगा, स्टैम्प पेपर पर लिखकर समझौता होगा। बाकी सब कैसे होगा आप सोच लीजिए। मुझे भी सोचने के लिए कुछ समय तो आपको देना ही होगा। वकील से सलाह करूँगा, फिर जैसा आप ठीक समझेंगे वैसा ही हो जाएगा। शशिकांत जी ने स्नेह से उनके कंधे दबाए और आभार प्रकट किया। शंकर भाई थोड़े क्षुब्ध जरूर थे, लेकिन वे भी शांत हो गए थे। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद शशिकांत जी उठ खड़े हुए। दरवाजे तक आते आते उन्होंने कहा, बुरा मत मानना शोभन की इतनी रात गए तकलीफ दी। तुम्हारे यहाँ आया तो इतने अप्रिय प्रसंग के सिलसिले में। शोभन भी सहज हो चले थे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, लज्जित ना करें आप। इतनी रात गए, इतनी दूर से आए आप। मैं तो आतिथ्य भी नहीं कर सका। चलते चलते तय हुआ था 18 मार्च 1962। डायरी में यह तारीख पड़ी हुई है। 17 मार्च की उस निर्णायक रात्रि के बाद केवल कुछ घंटों के अंतर से ही 10 बजे के करीब वकील के तय हो जाने के बारे में फ़ोन आया शशिकांत जी के पास। वकील तय हुआ है। माँ और बेटी के बीच दीवार खड़ी करने के लिए वकील खड़ा किया गया है। यह सोचकर मन जाने कैसा कैसा हो गया था। अंदर कहीं कुछ कचोटने लगा था। कैसा होता है वह क्षण जब माँ अपनी एकमात्र बच्ची से अलग होती है। इसके बारे में सोचना शायद सहज है, भोगना बहुत मुश्किल। तोरू बहुत खुश थी। नई जगह पाकर वह किलक किलक उठती थी, बार बार हाथ छुड़ाकर भाग जाती थी। उसका इस तरह खुश होना मन को और अधिक बींध रहा था। मन पत्थर से भी अधिक भारी हो रहा था। क्या उसके बिना जिया जा सकेगा? क्या उसके बिना मन को बांध सकूंगी? वह क्षण कैसा होगा जब तोरू को अंतिम बार सीने से चिपका कर हमेशा के लिए अलग करना पड़ेगा। मन में हुआ कि धकेल कर मैं उस निर्मम क्षण को दूर फेंक दूं, लेकिन वह निर्मम क्षण अब मेरे वश में नहीं था। उसे दूर फेंक सकना मेरे हाथों में नहीं था। जैसे व्यवस्था की एक लंबी रस्सी बराबर फंदे की तरह गले में कसती जा रही थी। फ़ोन आ चुका था। उस क्षण के आने में भी ज़्यादा देर नहीं थी। श्रीकांत जी ने कहा था कि शायद 2-3 बजे तक वे सब शोभन, शोभन के मित्र, वकील और संभवतः मीनल आ जाएंगे। घंटाभर लगेगा या शायद कुछ समय ज़्यादा लग जाए। उसके बाद तो फिर बिना तोरू के ही लौटना होगा। ऐसी दुविधा के क्षण शायद बहुत छोटे होते हैं, तभी ना चाहते हुए भी घंटे पर घंटे बीतते चले गए। जैसे बहुत ढाल
वाली धरती पर अनायास ही सारे प्रयत्नों के बाद भी कोई गाड़ी लुढ़कती ही चली जाती है, उसी तरह क्षण पर क्षण बीतते हो चले गए और अंततः लगभग 2:30 बजे शशिकांत जी ने कहा कि वे लोग आ गए हैं और बाहर गाड़ी में हैं। शशिकांत जी ने यह कहा तो यातना की रेखाएं उनके चेहरे पर भी उभर आई थीं। मुझे पता था कि इस तरह तोरू के माँ से अलग होने में अपना भी योगदान समझकर वे पीड़ित थे। सोचने का अब समय नहीं था। जो अंतिम क्षण मेरे भय का कारण था वह आ गया था। 17 मार्च 1962 से 18 मार्च 1962, कुल 1-1.5 घंटे के अंदर मातृत्व के इतिहास की सबसे भयानक घटना किसी तूफान की तरह आई और चली गई थी। डायरी के इन पृष्ठों को देखकर विश्वास नहीं होता कि जीवन की इतनी कठिन परीक्षा कौन सा हृदय दे सकता होगा। किसी यंत्र की तरह जल्दी जल्दी नहला धुलाकर तोरू को नए कपड़े पहनाए थे। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। छोटी सी वह बच्ची यह ज़रूर समझ गई थी कि उसे कहीं जाना है, लेकिन कहाँ और किन परिस्थितियों में जाना होगा यह उसकी नन्ही समझ से बाहर था। उसकी खुशियों का क्रम टूट ना जाए इसलिए भला तो मुस्कुराना भी पड़ा। अजीब खामोशी और उदासी पूरे वातावरण में छाई हुई थी। हम सब सहमे और कुंठित थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि एक दूसरे से कुछ बोले। शायद शब्द ही नहीं थे किसी के पास। श्रीकांत जी ने शोभन को बाहर जाकर कह दिया था कि वे एक निश्चिंत जगह पहुँचे, बाकी सब वहीं आ जाएंगे। जाने के लिए टैक्सी आई तो अंतर्मन रो उठा। शंकर भाई साथ थे, शशिकांत जी, उनकी पत्नी और मैं। तोरू के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर तोरू जापानी गुड़िया की तरह सामने की सीट के तकिए के सहारे खड़ी होकर किलकारियां भर रही थी। अचानक उसके एक वाक्य ने मेरे डूबते मन को फिर धक्का दिया। तोतली भाषा में उसने पूछा, मम्मी, हम सब कहाँ जा रहे हैं? श्रीकांत जी उसके बाल सहलाते हुए बोले, तोरू, तुम पापा के पास जाना चाहती थी ना? तोरू और ज़्यादा खुशी से उछलने लगी, लगातार दोहराने लगी, हम पापा के पास जाते हैं, हम पापा के पास जाते हैं। मुझे लगा मैं कान बंद कर लूं, पर यातना से जमी हुई बैठी रही। जहाँ मिलना तय हुआ था वह एक रेस्टोरेंट का छोटा खूबसूरत कमरा था। हल्की हल्की रंगीन रोशनी में बहुत धीरे धीरे संगीत गूंज रहा था। मेजों पर लोग परिवेश से बिल्कुल निस्संग बैठे हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। शोभन अभी आए नहीं थे। एक कोने में पहले ही रिजर्व की हुई 2 मेज़ों की तरफ शशिकांत जी हम लोगों को लेकर बढ़ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।